हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड के 3rd सेमेस्टर में। एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों का असेसमेंट इन लर्निंग, उसके यूनिट 1 में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की मीनिंग देखेंगे आज, टीचर की क्या भूमिका होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के दौरान और इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। ये 3 टॉपिक जो है इसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू स्ट्रेटजीज, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इसको एक स्ट्रेटजी कहा गया है, डिजाइन टू कंफर्म व्हाट स्टूडेंट्स नो, यानी कि इसको डिजाइन किया गया है या बनाया गया है यह जानने के लिए कि बच्चों ने कितनी चीजें सीखी है या उनको कितनी चीजें आती है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? स्ट्रेटजी है जिसको बनाया गया है ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स ने कितनी चीजें सीखी है। Demonstrate whether or not they have met curriculum outcomes for the goals of their individualized programs। और इसका एक उद्देश्य ये रहता है कि इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि करिकुलम का जो गोल है, यानी कि करिकुलम किसी भी कोर्स के लिए जब सेट किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य रहता है कि जब बच्चे इस कोर्स में आए तो वो इन चीज़ों को सीख करके निकले। तो जब हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं, यानी कि आकलन करते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि करिकुलम की सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाए हैं या नहीं। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली समेटिव, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव नेचर का होता है। और समेटिव का अर्थ क्या होता है? एंड इज जनरली डन एट द एंड ऑफ अ टास्क, यूनिट ऑफ वर्क एटसेट्रा, यानी कि जब हम कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का जब एंड होगा, वो चीज़ जब समाप्त होगी, वो कोर्स या वो टॉपिक या उस कोर्स का ड्यूरेशन जब एंड होगा, समाप्त होगा, उसकी एंडिंग पे हम बच्चों का आकलन करेंगे कि इतनी चीज़ें जो अभी तक हमने इनको पढ़ाई वो इनको कितनी समझ आई और कितना ये सीख पाए। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि इसका डिज़ाइन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जो आकलन है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इससे हम फीडबैक दे सकें पेरेंट्स को, अदर एजुकेटर्स, दूसरे एजुकेटर्स को, स्टूडेंट्स को खुद उनकी परफॉर्मेंस की फीडबैक दे सके, एंड समटाइम्स टू आउटसाइड ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर्स, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। यानी कि आकलन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम बच्चों की जो अचीवमेंट है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में उनके पेरेंट्स को हम रिपोर्ट दे सकें, बच्चों को खुद उनके परफॉर्मेंस की जानकारी दे सकें, अदर एजुकेटर्स जो है उनको हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी दिखा सकें, एम्प्लॉयर्स जो है उनके परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होती है। ये एक स्ट्रेटजी है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है बच्चों का आकलन करने के लिए, किसी भी कोर्स के एंड में या जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं उसके एंड पे यह जानने के लिए कि बच्चे कितना सीख पाए और समझ पाए, और उसके बाद हम इस चीज़ की रिपोर्टिंग उनके पेरेंट्स को करते हैं और खुद स्टूडेंट्स को करते हैं। टीचर भी उसका लाभ उठाते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। असेसमेंट दैट बिकम्स पब्लिक, यानी कि ऐसा आकलन जिसको हम लोगों के सामने शेयर कर सके, लोगों को बता सके, एंड रिजल्ट्स इन स्टेटमेंट्स और सिम्बॉल्स, और जिसका कि परिणाम हम किसी स्टेटमेंट के रूप में या किसी सिंबल के रूप में दर्शा सके, अबाउट हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग, कि बच्चे कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, देन इट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसी चीज़ को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। आगे हमको देखना है टीचर्स रोल इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टीचर की क्या भूमिका होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, यानी कि अधिगम का आकलन करने के समय। तो यहाँ लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एक्यूरेटली एंड फेयरली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस obtained from different kinds of applications and context are the responsibility of teachers। यानी कि टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है उसका रिपोर्ट वो सही तरीके से और सही ढंग से बिना किसी प्रकार का
बायसनेस दिखाए वो कर सके, ये जिम्मेदारी होती है टीचर की। और इस जिम्मेदारी को वो पूरा अच्छी तरीके से तब कर पाएंगे जब वो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स द टीचर्स प्रोवाइड, यानी कि टीचर्स को कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए या कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए सही या इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। वो चीज़ें हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, अ रेशनल फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो इस समय पे बच्चों का आकलन क्यों किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, ये टीचर सामने वाले को अच्छी तरीके से बता सके। यहाँ पे जो लिखा है ना अ रेशनल, तो रेशनल का मतलब होता है कि हम किसी को जब तर्क दे सके कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्यों बच्चों का आकलन कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट है कि बच्चों का आकलन किस तरीके से हुआ या किस तरीके से उनके बारे में ये रिमार्क लिखा गया, तो टीचर के पास एक सही तर्क होना चाहिए कि किस तरीके से आकलन किया गया और कब किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग, यानी कि क्लियर डिस्क्रिप्शन हम दे सकें। अगर बच्चों के पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या आकलन किया गया, किस प्रकार से आकलन किया गया, तो वो हम उनको सही तरीके से बता सके कि बच्चे किस, ये चीज़ें बच्चों को सीखनी थी, ये बच्चे सीख पाए, ये नहीं सीख पाए। इसका एक क्लियर डिस्क्रिप्शन जो है हम अगर दे पाते हैं तभी हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है processes that make it possible for students to demonstrate their competencies and skills, यानी कि जो भी हम आकलन के लिए जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे हैं या जिस भी प्रकार से हम आकलन कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं पे ध्यान देते हुए उनके अकॉर्डिंग ही हम सबका आकलन कर रहे हैं, या कुछ बच्चे जो थोड़े से अच्छे नहीं हैं, बिलो एवरेज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सबका आकलन कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अपने स्किल्स, अपनी क्षमताएं, अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है वो दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इस तरीके का आकलन जो है हमें करना चाहिए, तभी हमारा जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो इफेक्टिव कहलाएगा। Arrange a range of alternative mechanism used for assessing the source outcomes, यानी कि अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म्स हमें यूज करने चाहिए बच्चों का आकलन करने के लिए, ताकि उससे जो है आउटकम्स हमें अच्छे मिल सके या अलग अलग आउटकम्स जो है हमको मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक एंड डिफेंसिबल रेफरेंस पॉइंट्स फॉर मेकिंग जजमेंट, यानी कि जब आप एक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का रेडी करेंगे अपने आकलन के आधार पे, तो जो भी आकलन आपने किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए पब्लिक एंड डिफेंसिबल, यानी कि जिसको कि आप उजागर कर सके, लोगों को बता सके एंड उससे किसी को कोई मतलब परेशानी ना हो। आप सही तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन जो है आकलन का वो दे पाएँ कि क्या मेथड आपने यूज़ किया, क्या प्रोसेस आपने यूज़ किया, क्या स्ट्रेटजीज आपने यूज़ की, किस तरीके से आपने किस बच्चे को ऑब्जर्व किया। ये सारी चीज़ों का आप जो है रेफरेंस पॉइंट अदर टीचर्स को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को आप दिखा सकें कि आपने आकलन किया तो किस आधार पे किया। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए जो भी अप्रोचेस आप यूज कर रहे हैं उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस, आकलन के लिए जो भी प्रक्रिया आपने इस्तेमाल की है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। स्ट्रेटजीज फॉर रिकोर्स इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट द डिसीजंस, यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रेटजीज आपने यूज की है आकलन करने के समय या असेसमेंट करने के समय, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए कि अगर आपके आकलन को या आपके असेसमेंट को अगर कोई गलत कहता है या उससे एग्री नहीं होता, तो आप उसको सही तरीके से समझा सको कि आपने इस तरीके का स्टेटमेंट या रिमार्क बच्चे के
लिए क्यों दिया, या इस तरीके का आकलन जो है बच्चे का किस प्रकार से निकल के आया, तो उसके लिए आपके पास एक रिकोर्स यानी कि एक सहारा या आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम पिछले भी पॉइंट्स में देखें कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट्स को घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ट्रांसपेरेंट अप्रोच होना चाहिए, क्लियर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्लियर प्रोसेस होना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के उनको सारी चीज़ें आप बता सकें कि किस आधार पे आपने आकलन किया है, किस प्रकार से आकलन किया है, आकलन का क्या आउटकम निकल के आया है, आपने कुछ बायसनेस नहीं की, कुछ पक्षपात नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर को ध्यान रखनी होती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही आकलन करना होता है, तभी जो असेसमेंट है या आकलन है वो सही तरीके से हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा। आगे हमको देखना है प्लानिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि किस तरीके से योजना बनानी है अधिगम के आकलन के लिए। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई आई एम असेसिंग, यानी कि टीचर को क्लियर होना चाहिए कि हम आकलन किस लिए कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू मेजर, यानी कि जो उद्देश्य है आकलन करने का वो ये है कि हम मेजर कर पाए, सर्टिफाई कर पाए एंड रिपोर्ट कर पाए द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि जो बच्चे की सीखने की जो प्रोग्रेस है या लेवल है उसका हम मापन कर पाए, उसको हम सर्टिफाई कर पाए, उसको हम रिपोर्ट जो है उनके पेरेंट्स तक पहुंचा पाए या स्टूडेंट्स को खुद उनका फीडबैक जो है दे पाए, सो दैट रीजनेबल डिसीजंस कैन बी मेड अबाउट स्टूडेंट्स। There are many potential users of the information like teachers, parents, employers, etc. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आई एम असेसिंग, यानी कि मैं किस चीज का आकलन कर रहा हूँ, ये बात भी टीचर को सोचने की जरूरत होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अकम्प्लिशमेंट्स इन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरियाज in ways that represent the nature and complexity of the intended learning, यानी कि what I am assessing, मैं क्यों आकलन कर रहा हूँ, किस लिए आकलन करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट के बारे में जो जानकारी है उसको कलेक्ट कर सके और उसको इंटरप्रेट कर सके, यानी कि एकत्र कर सके और उसके अकॉर्डिंग उनका रिपोर्ट जो है लोगों को बता सकें या स्टूडेंट्स के सामने रख सकें। इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अकम्प्लिशमेंट्स इन करिकुलर एरियाज में उन्होंने किस तरीके की अचीवमेंट्स ली है या किस तरीके की प्रोग्रेस दिखाई है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ही हम आकलन जो है वो करते हैं इन वेज दैट रिप्रेजेंट द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है व्हाट असेसमेंट मेथड शुड आई यूज, यानी कि मैं किस तरीके के आकलन मेथड का इस्तेमाल करूं। द मेथड्स मस्ट अलाउ ऑल स्टूडेंट्स टू शो देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन to support credible and defensible statements about the nature and quality of their learning, यानी कि the method must allow all the students, जो मेथड हम यूज करेंगे आकलन के लिए उसमें हर बच्चा शामिल हो सके, हर बच्चा अपनी कॉम्पिटेंसीज को, हर बच्चा अपनी स्किल को दर्शा सके, ताकि हम एक अच्छा जो आकलन है या एक अच्छा रिपोर्ट जो है, सही रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट नहीं सही रिपोर्ट जो है, अच्छा और सही दोनों, इस तरीके का रिपोर्ट हम तैयार कर सके। टू शो देयर अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे कितना समझे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से अपने आकलन से समझा सकें। एंड प्रोड्यूस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकें टू सपोर्ट क्रेडिबल एंड डिफेंसिबल स्टेटमेंट्स, ताकि हम सही तरीके से आकलन बच्चों का कर सके अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ देयर लर्निंग, उनका नेचर और उनकी जो अधिगम की प्रक्रिया हुई है उसके बारे में एक सही आकलन जो है वो कर सके। इस तरीके का मेथड यूज करना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेथड्स इंक्लूड नॉट ओनली टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस, अब मेथड्स में सिर्फ टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस ही इंक्लूड नहीं होंगे, बट ऑल्सो अ रिच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि टेस्ट और एग्जामिनेशन के अलावा भी
और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो, हम पोर्टफोलियो उनका रेडी कर सकते हैं, उसके आधार पे हम आकलन कर सकते हैं। एग्जीबिशंस, परफॉर्मेंसेस कैसी है, प्रेजेंटेशंस, सिम्युलेशंस, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर रिटन एंड ओरल मेथड। रिटन मेथड के द्वारा भी हम आकलन कर सकते हैं, ओरल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए भी हम आकलन कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं प्लानिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पहला पॉइंट देखे थे व्हाई आई एम असेसिंग, असेसमेंट क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। व्हाई आई एम असेसिंग, व्हाट एम आई असेसिंग, क्या हम जो है आकलन करना चाह रहे हैं कि जो करिकुलर गतिविधियां चल रही है, जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें चल रही है, उसको वो कितने अच्छी तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट असेसमेंट मेथड शुड आई यूज, यानी कि आकलन के लिए किस प्रकार के मेथड का हम इस्तेमाल करें। तो इस तरीके का मेथड का इस्तेमाल करें जिसमें हर बच्चा जो है अपने स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर पाए, और इसके लिए हम सिर्फ टेस्ट और एग्जामिनेशंस का सहारा नहीं लेते, इसके बजाय हम और भी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, एग्जीबिशन, परफॉर्मेंस और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। रिटन टेस्ट आप कंडक्ट करवा सकते हैं, ओरल एग्जामिनेशंस आप कंडक्ट करवा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। रिटन एंड ओरल टेस्ट या एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए यही ज़रूरी नहीं है, वो नॉर्मल परफॉर्मेंस देखते हुए भी आप जो है आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है हाउ कैन आई इंश्योर क्वालिटी इन दिस असेसमेंट प्रोसेस, यानी कि जो आप आकलन कर रहे हैं वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स टू बी वेरी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका निर्माण करने की ज़रूरत होती है, सो दैट द इंफॉर्मेशन अपॉन विच डिसीजंस आर मेड इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। सो जो इंफॉर्मेशंस आप आकलन के द्वारा इकट्ठे कर रहे हैं उसके आधार पे एक सही जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है बच्चे की वो बन पाए, इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी टीचर की होती है। Certification of students' proficiency should be based on a rigorous, reliable, valid and equitable process of assessment and evaluation। जो भी आप बच्चों को आकलन कर रहे हैं उसके द्वारा उनका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एंड इक्विटेबल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, दोनों का मिश्रण जो है वहाँ पे होना चाहिए, आकलन का भी और मूल्यांकन का भी। नेक्स्ट हमको देखना है हाउ कैन आई यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस असेसमेंट, यानी कि जो आप आकलन आपने किया बच्चों का, उसके द्वारा आपने कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी जो है इकट्ठा की बच्चों के बारे में, उनके अधिगम प्रक्रिया के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, डिसलाइक्स के बारे में, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, नोटिस की, इकट्ठी की, उसको आप कैसे यूज करेंगे बच्चों की और इम्प्रूवमेंट के लिए, या किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करेंगे। सो पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है फीडबैक टू स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को उनका फीडबैक देंगे। स्टूडेंट्स डू रिले ऑन देयर मार्क्स एंड ऑन टीचर्स कमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो किस पे निर्भर रहते हैं, जो उनके मार्क्स उनको दिए जाते हैं या फिर टीचर जो उनको कमेंट करता है, यानी कि टीचर जो उनको फीडबैक देता है, एज इंडिकेटर्स ऑफ देयर लेवल ऑफ सक्सेस। मार्क्स जो मिलते हैं एंड कमेंट्स जो मिलते हैं उसी को ही वो अपना जो इंडिकेटर है लेवल ऑफ सक्सेस का, उसको वो मानते हैं। एंड टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर फ्यूचर लर्निंग एंडेवर्स, यानी कि आगे उनको एंडेवर्स यानी कि जो है कोशिश या प्रयास जो होता है, आगे और बेहतर किस तरीके से सीखें, इसका प्रयास जब वो करते हैं तो इसी आधार पे करते हैं कि क्या मार्क्स उनको मिल रहे हैं, क्या कमेंट्स उनको मिल रहे हैं। सो वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कब कर पाएंगे, जब हम सही तरीके से स्टूडेंट्स को उनका फीडबैक, उनके परफॉर्मेंस का फीडबैक जो है दे पाएंगे। सो फीडबैक टू स्टूडेंट्स, उनको फीडबैक देना जरूरी है। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग करनी है हमको उनके जो भी हमने जानकारी इकट्ठा की है उसके बारे में रिपोर्ट भी तैयार करके उस रिपोर्ट को हमको कम्युनिकेट करना है।
Reporting assessment of learning needs to be appropriate for the audiences for whom it is intended. यानी कि appropriate होना चाहिए जो भी आकलन आपने किया है, जिनके लिए किया गया है, for the audience फॉर whom इट इज इंटेंडेड, जिस भी ऑडियंस को आप, चाहे उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, प्रिंसिपल को या एम्प्लॉयर्स को, जिसको भी आप वो रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट होनी चाहिए. रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द रिपोर्टिंग, हाउएवर, इट शुड बी ऑनेस्ट, फेयर एंड प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल्स. यानी कि किस प्रकार का मेथड आपने यूज किया है, क्या प्रोसेस यूज की है, कब आपने आकलन किया है, ये सब चीजें एक तरफ है, बट जो भी आपने आकलन किया है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल्स. उसमें सफिशिएंट डिटेल्स या जानकारी होनी चाहिए एंड कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन होने चाहिए, सो दैट इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, जिससे कि उस आकलन को, किसी बच्चे के बारे में जो भी आकलन की रिपोर्ट आपने तैयार की है, वो सामने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ पाए, बच्चा खुद भी अपना फीडबैक अच्छे से समझ पाए, उसके पेरेंट्स समझ पाए, और जिनको भी आप वो रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं वो इजीली उसको समझ पाए और उस पर वर्क कर पाए. तो इस तरीके से जो है आकलन की रिपोर्ट या असेसमेंट की रिपोर्ट होनी चाहिए. सो ये सारी चीज़ें थी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में. मीनिंग हमने देखा कि क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि बच्चों का आकलन करते हैं जब उनका कोर्स या उनके कोर्स का ड्यूरेशन एंड हो जाता है, तो कितनी चीज़ें वो सीख पाए उसका आकलन करने को ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं. और ये समेटिव नेचर का होता है. समेटिव का अर्थ ही ये होता है कि एंड पे जो भी कोर्स चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, उसके एंड पे जब हम बच्चों का आकलन करते हैं उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं. और हमने जो चीज़ देखी कि टीचर की भूमिका क्या होती है, टीचर का रोल क्या होता है. तो किसी भी बच्चे का आकलन कौन करेगा, टीचर ही करेगा. तो टीचर के ऊपर ही ये जिम्मेदारी रहती है कि वो एक्यूरेट एंड फेयर आकलन जो है वो कर सके, सही तरीके से कर सके, एक अफेक्टिव जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो कर सके. उसके लिए मैंने काफ़ी सारी पॉइंट्स आप लोगों को बताया, जैसे कि उसको रेफरेंस पॉइंट रखना चाहिए कि किस तरीके से हमने आकलन किया, क्या आकलन किया, किस आधार पर आकलन किया, किस मेथड का यूज़ किया, किस स्ट्रेटजीज का यूज़ किया. इन सारी विषयों के बारे में वो टीचर्स जो है क्लियर होने चाहिए. और फिर हमने देखा कि योजना किस तरीके से बनानी है. तो टीचर्स को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि हम असेसमेंट कर क्यों रहे हैं, असेसमेंट में क्या देखेंगे, किस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, फीडबैक किस प्रकार से देंगे, रिपोर्टिंग किस प्रकार से करेंगे. ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं. उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरीके के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहें. एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये कंटेंट और जो नोट्स है वो मिल सके. सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.